रितिका की शादी को अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि रविवार के दिन उसका पति दोपहर को कहीं चला गया। नई नई शादी हुई थी, इसलिए रितिका रोज अच्छे से तैयार हो जाती थी। आज भी उसने एक खूबसूरत जोड़ा पहना था। रितिका का पति विजय शाम को घर आया तो उसके हाथ में शॉपिंग बैग था। उसने वह शॉपिंग बैग रितिका के हाथ में थमाया और बोला, इसमें तुम्हारे लिए ड्रेस है, इसे पहनकर तैयार हो जाओ। रितिका ने हैरत से विजय की तरफ देखा और कहा, मैं तो तैयार हूँ। वह कहने लगा, जो ड्रेस मैं अभी तुम्हारे लिए लाया हूँ उसे पहन लो और तैयार हो जाओ। रितिका शॉपिंग बैग लेकर अपने कमरे में आ गई। जब उसने उस ड्रेस को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह तो बहुत ज्यादा फैशनेबल, कीमती और छोटी सी ड्रेस थी। उसने कहा, विजय, यह तो बहुत ज्यादा छोटी है। विजय कहने लगा, मेरे दोस्त के घर में पार्टी है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। वह सोच रही थी कि इतनी कीमती और ऐसी ड्रेस लाने की विजय को क्या जरूरत थी, पर खैर उसने वह ड्रेस पहन ली। वैसे शादी में तो विजय ने उसे एक जोड़ी कपड़े भी नहीं दिए थे। कह रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, और अब यह कीमती ड्रेस कहाँ से ले आया। खैर उसने ड्रेस पहन लिया। वैसे भी वह दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उस पर छोटी ड्रेस ने तो उसके हुस्न में 4 चांद लगा दिए थे। उसने मेकअप करने के बाद अपने बालों का जूड़ा बनाना शुरू किया तो विजय कमरे में आ गया। रितिका के करीब आकर उसने उसे सिर से पैर तक देखा, फिर कहने लगा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अपने बाल खुले रहने दो, तो और भी ज्यादा तुम खूबसूरत लगोगी। विजय की बात पर उसने अपने बाल खुले छोड़ दिए। रितिका बिल्कुल तैयार थी। उसने बालों को कंघी किया और अलमारी से बड़ी सी चुन्नी निकालने लगी ताकि खुद को लपेट सके। विजय बोला, क्या कर रही हो तुम? इतनी सुंदर सी ड्रेस पर अगर दुपट्टा डालोगी तो इसका सारा लुक खराब हो जाएगा। रितिका ने कहा, विजय, मैं यूं तो बाहर नहीं जा सकती। आप खुद देखिए, ड्रेस काफी टाइट और छोटी सी है। विजय कहने लगा, मुझसे बहस मत करो। वैसे भी मेरा दोस्त अपनी गाड़ी और ड्राइवर भेज रहा है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ ही देर में विजय के नंबर पर किसी की कॉल आई। विजय कहने लगा, हाँ, हम लोग तैयार हैं। फिर रितिका से बोला, चलो, ड्राइवर आ गया है। विजय एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था। रितिका का ताल्लुक भी ऐसे ही घराने से था। वह जानती थी कि उसका पति ज्यादा पैसा नहीं कमाता। विजय के पास गाड़ी नहीं थी, एक पुरानी सी बाइक थी। घर भी छोटा था। शादी की रात थी। उसने रितिका से कह दिया था कि उसकी तनख्वाह बहुत कम है, बस इतनी ही है कि महीना बाद में खत्म होगा और पैसे पहले खत्म हो जाएंगे। रितिका ने भी कोई ऐतराज नहीं किया था। शादी के उन दिनों में भी उसने विजय से कोई भी फरमाइश नहीं की थी। वह अकेले ही रहती थी। छोटा सा फ्लैट था। उसने शादी के अगले ही दिन से किचन को संभाल लिया था। विजय रितिका से कहता था कि शादी पर बहुत खर्चा हो गया है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कपड़े भी नहीं खरीदे हैं। और अब रितिका को हैरत हो रही थी कि जब विजय की गुंजाइश ही नहीं थी तो इतनी कीमती ड्रेस खरीदने की आखिर क्या जरूरत थी, वह भी बस सिर्फ एक पार्टी में जाने के लिए। बल्कि वह जो कीमती ड्रेस उसके लिए लाया था, कम से कम उसकी कीमत 20 से 25 हजार थी। क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की? थोड़ी देर के बाद विजय के दोस्त का ड्राइवर आ चुका था। वह दोनों गाड़ी में बैठ गए। थोड़ी ही देर के बाद वह गाड़ी खूबसूरत इलाके के बड़े से बंगले के सामने खड़ी हुई थी। उस बंगले के वॉचमैन ने दरवाज़ा खोला और पार्किंग एरिया में उस वक्त 4 गाड़ियां पहले से ही मौजूद थीं और 5वीं उनकी थी। साइड में बना बगीचा भी बहुत ज्यादा कीमती और खूबसूरत फूलों से सजा हुआ था, लेकिन वहां पर इतनी लाइटिंग नहीं थी जैसे कि पार्टियों में होती है। विजय उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर बंगले में लेकर गया। उसकी ड्रेस काफी टाइट थी और उस पर सितम यह था कि दुपट्टा भी नहीं था। जैसे वह अंदर गई तो अंदर उसे सिर्फ मर्दों के अलावा कोई भी नजर नहीं आया। वहां कोई भी औरत रितिका के अलावा थी ही नहीं। यह देखकर तो रितिका बुरी तरह से नर्वस हो गई। यह कैसी पार्टी थी
जहां सारे सिर्फ मर्द ही थे, औरत एक भी नहीं। और यह सिर्फ मर्दों की पार्टी थी, तो फिर विजय उसे यहां लेकर क्यों आया था? वहां मौजूद हट्टे-कट्टे आदमियों को देखकर वह बिल्कुल विजय से सट गई। उसने कहा, विजय, यहां तो कोई भी औरत नहीं है। वह कहने लगा, यह सब शादीशुदा नहीं है, तो उनकी बीवी कहाँ से आ सकती है? विजय उसे अपने दोस्तों से मिलवाने लगा। उसे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब विजय ने उसका इंट्रोडक्शन अपने दोस्तों से करवाया, तो वह लोग उसे गले लगाने लगे। यह सब देखकर रितिका तो बुरी तरह से घबरा गई और फिर एकदम से पीछे हट गई कि मिलने का आखिर यह कौन सा तरीका था। उसे विजय के दोस्त कुछ अच्छे भी नहीं लग रहे थे। वो उसे सिर से पैर तक बार बार देख रहे थे और उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसे अपने वजूद पर चींटियां रेंगती हुई महसूस होने लगी थी। उसका दिल बहुत ज्यादा घबराने लगा था। रितिका को इस कदर बेचैनी होने लगी कि उसका जी चाहने लगा कि वह फौरन ही उस घर से बाहर निकल जाए। वहां उस वक्त 10 मर्द थे और 10 के हाथों में कांच के गिलास में ब्राउन रंग का शरबत था। सबकी आंखें गुलाबी हो रही थीं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे नशे की हालत में हो। वह बहुत घबराई हुई थी, इसलिए विजय के पीछे आकर खड़ी हो गई। उसने कहा, विजय, मुझे यहाँ नहीं रुकना। मुझे आप घर छोड़ आओ। विजय कहने लगा, तुम्हें क्या हो गया है रितिका? क्या लड़कियां लड़कों की महफिल में नहीं जाती? मुझे घबराने और डरने वाली लड़कियों से सख्त नफरत है। मुझे कूल मिजाज की लड़कियां पसंद हैं, जो हर महफिल में जा सकें और एंजॉय कर सकें। इसलिए डरपोक लड़कियों की तरह एक्टिंग करना बंद करो। यह कहकर उसने रितिका के बाजू को पकड़ा और फिर पकड़कर खुद के पीछे से बगल में किया। वह तो विजय का यह रवैया देखकर हैरान रह गई थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। इससे पहले कि वह रो देती, विजय का एक दोस्त उसकी तरफ बढ़ा और कहने लगा, रितिका, आप क्यों परेशान हो रही हो? मेरी बीवी दूसरे शहर अपने मायके गई है और बाकी दोस्त कुंवारे हैं। 1-2 साल रुक जाइए, इन सबकी भी शादियां हो जाएंगी, तो इन सबकी भी बीवियां आ जाएंगी। अब अगर हमारी बीवियां नहीं हैं, तो हम क्या करें? आपके लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया है। उसका अंदाज मजाकिया था। फिर वह विजय से कहने लगा, आओ, हम लोग ड्राइंग रूम में चलते हैं। वहां पर खाना बिल्कुल रेडी है। रितिका विजय का हाथ जोर से पकड़े हुए ड्राइंग रूम के टेबल तक पहुंची, जहां पर अलग अलग किस्म के खाने लगे हुए थे, और विजय के साथ वह टेबल पर बैठ गई। विजय के बाकी दोस्त भी सामने की कुर्सियों पर बैठ गए। उसके जिस दोस्त के यहाँ पार्टी थी, वह उनकी प्लेट में अलग अलग किस्म के खाने परोसने लगा। और फिर रितिका को भूख भी बहुत ज्यादा लगी थी। अजीब बात थी कि जैसे जैसे वह खाना खा रही थी, उसकी आंखें नींद से बंद होने लगीं। खाते खाते ही उसे लगा कि जैसे वह बेहोश हो जाएगी। वह नशीली नजरों से विजय की तरफ देख रही थी, जो उसे एक की बजाय 4-5 नजर आ रहा था। उसने कहा, विजय, अब घर चलो, क्योंकि मुझे नींद आ रही है। वह कहने लगा, हाँ हाँ, चलो। यह कहकर जैसे ही रितिका अपनी कुर्सी से खड़ी हुई, विजय की बाहों में गिर गई। बस 1 मिनट लगा था उसे अपने होश खोने में। क्योंकि मुझे नींद आ रही है। वह कहने लगा, हाँ हाँ, चलो। यह कहकर जैसे ही रितिका अपनी कुर्सी से खड़ी हुई, विजय की बाहों में गिर गई। बस 1 मिनट लगा था उसे अपने होश खोने में। सुबह जब उसकी आंख खुली, तो उसका सिर बुरी तरह से चकरा रहा था। बहुत मुश्किल से उसने अपनी आंखें खोली थीं। वह अपने कमरे में मौजूद थी। अभी भी वह उसी छोटी सी ड्रेस में ही थी, जो उसे अपने वजूद पर बुरी तरह से चुभ रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से उठकर बैठने की कोशिश की। उसे लगा जैसे उसका वजूद उसका साथ नहीं दे रहा हो। उसके पूरे बदन में दर्द की टीस, पता नहीं क्यों, हो रही थी। उसे अपने अंदर एक अजीब सी कमजोरी सी महसूस हो रही थी। उसने देखा तो उसका सारा जेवर उतरा हुआ था, और हाथों में जहां वह चूड़ियां पहने थी, वहां पर खरोंच और जख्मों के निशान थे। यह देखकर उसे हैरत हुई। वह अभी ठीक से अपने होशहवास में नहीं आई थी कि तब तक विजय नाश्ता लेकर अंदर दाखिल हुआ। वह बहुत खुश लग रहा था।
रितिका से कहने लगा, देखो, आज मैं तुम्हारे लिए ऑमलेट और ब्रेड नाश्ते में लेकर आया हूँ। रितिका ने कहा, पता नहीं क्यों मेरे जिस्म में बहुत दर्द है। उसकी बात पर फिक्रमंद होने की बजाय वह मुस्कुराने लगा और कहने लगा, तुम कल रात को बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर मुझ पर बेहोश होकर गिर भी गई थी। इसीलिए घर आते ही मेरी नीयत तुम पर खराब हो गई थी। विजय काफी अच्छे मूड में था। यह सुनकर रितिका की नजरें खुद ब खुद झुक गईं। वह कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए दर्द की दवा और गर्मागर्म चाय लाता हूँ। फिर यह दर्द भी आधे घंटे में ठीक हो जाएगा। रितिका को हैरत हो रही थी कि इतने दिनों में तो विजय ने कभी उससे ऐसी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था कि दवा लेनी पड़ जाए। दवा खाने के बाद अगले दिन वह काफी ठीक हो गई थी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह सिलसिला हर हफ्ते ही चलता रहेगा। अगले रविवार फिर उसे विजय ने एक नई ड्रेस लाकर दी। कहने लगा, तैयार हो जाओ, दोस्त के घर में पार्टी में जाना है। और फिर उस दोस्त के बंगले में रितिका को लेकर गया। इस बार तो उसके दोस्त उससे पहले से भी ज्यादा खुलने लगे थे। वो उससे बेशर्मी से कहने लगे, रितिका जी, आपके हुस्न के तो हम दीवाने हो गए हैं। और विजय तो बहुत खुशनसीब है कि उसे आप जैसी बीवी मिली है। उसे विजय के दोस्तों के मुंह से इस तरह की तारीफें बुरी लगीं। उसने गुस्से से उन्हें घूर कर देखा तो अजीब सी हंसी हंसने लगे थे। वह सोच रही थी कि घर जाते ही विजय से कहूंगी कि मैं आइंदा उसके दोस्त के घर नहीं जाऊंगी। मुझे इन आदमियों के इस किस्म के घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। इस बार भी रितिका के साथ वही हुआ। जैसे ही उसने खाना खाया, उसे नींद आने लगी। फिर वह बेहोश हो गई। अगले दिन फिर उसका जिस्म दर्द से चूर था। उधर विजय बहुत खुश रहता था। घर पर फल भी लाने लगा था। पैसे भी बड़े खुले हाथ से खर्च कर रहा था। हालांकि उसकी तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं थी। फिर यह रोज-रोज की अय्याशियां कैसे हो रही थीं? घर आते हुए वह रोजाना अच्छे से होटल का खाना साथ लाता था। और रितिका से कहता, अब तुम घर का कोई काम मत करो। रितिका को विजय की यह बात बड़ी अजीब सी लगी। उसने कहा, हर औरत घर का काम करती है। मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए खाना बनाऊं और आपका काम करूं। वह कहने लगा, नहीं, तुम बस अपने हुस्न का ख्याल रखा करो। इसे और ज्यादा निखारो और खुद को सजाओ संवारो। तुम नहीं जानती कि तुम्हारा हुस्न मेरे लिए कितना कीमती है। मैं तुम्हें हमेशा ही और ज्यादा खूबसूरत होते हुए देखना चाहता हूँ। विजय रितिका का हाथ थामकर उससे मोहब्बत भरी बातें करने लगा। कहने लगा, क्या तुम जानती हो, तुम्हें पाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं? यह बात सुनकर रितिका को बहुत हैरत हुई थी। क्योंकि उसका रिश्ता तो एक रिश्ते करने वाली आंटी के जरिए से हुआ था। उसने तो शादी से पहले कभी विजय को नहीं देखा था। उसने कहा, क्या मतलब? उसकी बात पर विजय हंसने लगा। कहने लगा, मैंने तुम्हें एक दिन बाजार में देखा था और देखते ही तुम पर फिदा हो गया था। वहीं से मैंने तुम्हारा पीछा शुरू कर दिया। तब तुम्हारा घर देखा। फिर मालूम हुआ कि तुम्हारे घरवाले तुम्हारे लिए रिश्ता देख रहे हैं। यकीन करो, यह सुनकर तो मुझे बहुत डर लगा था कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूं। कहने लगा, एक बार मैंने तुम्हारे घर से बाहर एक रिश्ता बताने वाली आंटी को निकलते देखा। फिर मैंने उनसे कहा कि अगर वह मेरा रिश्ता तुमसे करवा दें तो मैं उन्हें अच्छी खासी रकम दूंगा। वह मेरी बात मान गई और यूं मेरा रिश्ता तुमसे हो गया। रितिका तो विजय की बातें सुनकर हैरत से आंखें फाड़कर उसे देख रही थी। उसे नहीं पता था कि उसका पति उसे पहले से ही जानता था। उसके लिए उसने इतना सब कुछ किया। उसके दिल में विजय के लिए मोहब्बत और कदर बढ़ गई। लेकिन वह नहीं जानती थी कि सच तो कुछ और ही था। इस रविवार को जब उसे विजय ने फिर से कीमती ड्रेस लाकर दी तो उसने कहा, विजय, मुझे आपके किसी दोस्त की दावत पर नहीं जाना। उसकी बात सुनकर विजय के चेहरे के अंदाज एकदम से बदल गए थे। मुस्कुराहट गायब हो गई थी और चेहरे पर गुस्सा आ गया था। वह कहने लगा, क्या मतलब तुम्हारा? वह लोग इतनी चाहत से तुम्हें बुलाते हैं। रितिका ने कहा, मुझे वहां नहीं जाना है। न जाने वहां कैसा खाना मुझे खिलाते हैं कि खाते ही मुझे नींद आ जाती है।
और सुबह मेरी हालत बहुत बुरी होती है। 2 दिन तो मैं चलने फिरने से भी महरूम हो जाती हूँ। और फिर वहां पर सिर्फ आदमी होते हैं। मेरा वहां क्या काम? आपको जाना है, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना है तो आप जाइए। लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। यह कहकर रितिका अपने बेड पर बैठ गई। वो नहीं जानती थी कि उसका इनकार उसे इतना महंगा पड़ सकता है। विजय बहुत गुस्से से उसके पास आया और उसको बाजू से पकड़कर बुरी तरह से उठाने लगा और बोला, अब तक तुमने मेरी मोहब्बत देखी है। बेहतर यही है कि मेरी मोहब्बत ही देखो। तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए। अगर तुमने मेरी किसी बात से भी इनकार किया तो तुम नहीं जानती कि मैं गुस्से का कितना पागल इंसान हूँ। रितिका हैरान थी और सोच रही थी कि वह कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी जो उसने विजय से कही थी। लेकिन विजय का गुस्सा तो यूं था जैसे वाकई में वह उसे जान से मार डालेगा। अपनी लाल आंखों से वह रितिका की आंखों में देखकर बड़े गुस्से से कह रहा था। रितिका का दिल तो अपने पति का यह रूप देखकर कांप गया था। उसने फिर कोई खिलाफत नहीं की और वहां चली गई। पर जब वो वहां पहुंची तो उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। ना जाने क्यों टेबल पर उसे स्वादिष्ट खाने भी आज अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि वह उसे बेहोश कर देते थे। वह धीरे धीरे बहुत ही कम खाना अपनी प्लेट में डाल रही थी और थोड़ा थोड़ा करके खा रही थी। लेकिन जैसे ही विजय के दोस्त की नज़र उस पर पड़ी तो कहने लगा, रितिका जी, क्या बात है? आप खाना ठीक से नहीं खा रही हो। उसने कहा, मुझे भूख नहीं है। उसका यह कहना था कि उस आदमी ने एक अजीब तरह का इशारा विजय को किया और यह देखकर रितिका के होश गुम हो गए। विजय ने खाने से उसकी प्लेट पूरी भर दी और कहने लगा, पूरा खाना खत्म करो। वह गुस्से भरी नज़रों से उससे कह रहा था। रितिका ने बड़ी मुश्किल से वह खाना खत्म किया था और खाते ही उसकी हालत खराब हो गई थी और अब तो उसे विजय पर भी शक होने लगा था। अगला रविवार आने से पहले ही रितिका तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर अपने मायके चली आई। एक दिन जब वह अपनी छोटी बहन के साथ शॉपिंग पर गई तो वहां उसकी मुलाकात विजय के 5 दोस्तों में से एक से हो गई। वह बातों के दौरान बार बार उसकी बहन को देख रहा था और कहने लगा, रितिका जी, इस बार हमारे घर आइएगा तो अपनी बहन को साथ जरूर लेकर आइएगा। यह भी आपकी तरह बड़ी ही खूबसूरत और मस्त है। रितिका को उस आदमी की बात बहुत बुरी लगी। उसकी बहन भी उसे घूर कर देखने लगी। रितिका ने कहा, आपको तमीज नहीं है बात करने की? रितिका का लहजा तेज हो गया था। आसपास से गुजरने वाले लोग भी वहां इकट्ठा हो गए और यह देखकर उस आदमी को भी गुस्सा आ गया। वह कहने लगा, तमीज का मतलब पता है तुझे? हम औरत देखकर तमीज करते हैं और तू इस काबिल नहीं कि तेरी इज्जत और तमीज की जाए। रितिका ने कहा, जुबान संभालकर बात करो। वह कहने लगा, क्यों? सच बहुत खारा है तुझे? तुम 2 टके की औरत हो और मुझसे तमीज की बात कर रही हो। तुम मुझे तमीज सिखाएगी? ये सुनकर रितिका को उस पर इतना गुस्सा आया कि उसने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। उस थप्पड़ की गूंज जिसने भी सुनी, वह तमाम लोग वहां आकर खड़े हो गए। कुछ लोग बोले, क्या इस आदमी ने आपके साथ कोई बदतमीजी की है? तो आप हमें बताइए, हम इसकी तबीयत अभी ठीक कर देते हैं। रितिका का जी तो चाहा यही कि उसका अभी के अभी मुंह तुड़वा दे। इस आदमी को औरत से बात करने की तमीज तक नहीं है। उसने सोचा कि अब वह घर जाकर विजय को इसकी हरकत बताएगी कि वह लोग कितने बदतमीज हैं। और विजय है कि बार बार मुझे जबरदस्ती उनके घर पर लेकर जाता है। उनकी नज़र में तो किसी औरत की इज्जत ही नहीं है। इससे पहले कि वहां खड़े नौजवान उस आदमी की अच्छी तरह से खबर लेते, वह कहने लगा, यह बाजारू औरत है। मैं इसका ग्राहक हूं। बस यहाँ पर यह तमाशा बना रही है। यह सुनकर रितिका के तो होश उड़ गए। उसने कहा, बकवास मत करो। वह कहने लगा, तू हर रविवार को मेरे बंगले में क्या करने आती हो? वह भी तब जब तुम जानती हो कि वहां तुम्हारे अलावा कोई भी औरत नहीं होती है। उसके बाद जो बात उस आदमी ने रितिका से कही, उसे सुनकर उसका दिमाग चकरा कर रह गया। वह कहने लगा,
अगर मेरी बात पर यकीन न हो तो इस रविवार फिर से आना हमारे घर। तुम्हें इस बार मैं ऐसा अच्छा सबक सिखाऊंगा, तुम्हारी सही औकात दिखाऊंगा कि तुम क्या हो। रितिका की बहन उसकी शक्ल देख रही थी। रितिका उसकी बात पर सुन्न हो चुकी थी। बहुत से लोग अजीब अजीब सी नज़रों से देखते हुए रितिका को वहां से चले गए। वह आदमी गुस्से से भरा पड़ा था और उसे घूरता हुआ वहां से चला गया। रितिका की बहन ने रितिका का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बाजार से बाहर ले आई। वह कहने लगी, दीदी, वह आदमी क्या बकवास कर रहा था? रितिका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका तो दिमाग सुन्न हो गया था। उसका जी इतना घबरा रहा था कि जैसे अभी उसके दिल को कुछ हो जाएगा और वह फट जाएगा। उस पर अजीब सी बेहोशी छाने लगी थी। उसकी बहन उसकी ऐसी हालत देखकर उसे घर ले आई, लेकिन उसे वहां भी चैन नहीं आया। वह फौरन ही अपने पति के घर चली गई। घर आई तो विजय का मूड बहुत खराब था। वह बोला, तुम्हें अपने मायके जाना है तो वर्किंग डे में जाया करो। एक शनिवार और रविवार को ही तो छुट्टी मिलती है मुझे, और तुम वहां जाकर मेरा पूरा मूड खराब कर देती हो। रितिका ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि वह कुछ भी कहती तो वह उस पर गुस्सा करता। विजय ने रितिका से गुस्से में कहा, वहां बिस्तर पर पैकेट में एक ड्रेस रखी हुई है, उसे जल्दी से पहन लो और मेरे साथ मेरे दोस्त के घर पार्टी में चलो। इस बार जब वह रितिका को अपने दोस्त के घर लेकर गया तो उसका वह दोस्त, जो कि रितिका को उस दिन मार्केट में मिला था, रितिका के करीब आकर उसके कान में बोला, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। एक बार फिर विजय के दोस्तों ने उसे खाना परोसा। रितिका का मन नहीं था, लेकिन विजय ने उसे आंखें दिखाई, जिसकी वजह से रितिका को वह खाना खाना पड़ा और फिर खाना खाकर वह एक बार फिर से बेहोश हो गई। विजय ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और कमरे में लाकर उसे बेड पर लिटा दिया। उसके दोस्त भी कमरे में आ गए। विजय का वह वाला दोस्त जो मार्केट में मिला था, एक बार फिर रितिका के पास आया और बोला, आज मैंने तेरे खाने में नशे की दवा कम मिलाई थी, जिससे तू पूरी तरह से बेहोश न हो, लेकिन हमारा विरोध भी न कर पाए, जिससे तुझे आज तेरी औकात पता चले कि हम लोग तेरे साथ क्या क्या करते हैं। अब तुझे पता चलेगा कि तूने किससे पंगा लिया है। जब विजय ने यह बात सुनी तो विजय कहने लगा, इसके लिए मैं डबल कीमत लूंगा। जो हरकत तुम लोग रात भर मेरी बीवी के साथ करते हो, उससे यह बीमार रहने लगी है। तुम लोगों के दिए पैसे आधे तो इसकी दवाई और डॉक्टर के खर्चे में ही चले जाते हैं। इससे मुझे क्या फायदा होता है? और अब यह आने को लेकर भी बहुत ज्यादा नानुकुर करने लगी है और बहुत सारे सवाल पूछती रहती है। पता नहीं यह कब यहाँ आना बंद कर दे। इसीलिए मैं जल्द से जल्द खूब सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। तुम लोग इसके साथ जो चाहे सो कर सकते हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जितनी देर चाहे उतनी देर कर सकते हो, पर मुझे दुगना पैसा देना होगा। उसके दोस्त कहने लगे, हमें मंजूर है, तुम इसकी जितनी चाहे कीमत ले लो, और जब यह आना बंद कर दे तो कैसे भी करके इसकी बहन को ले आना, क्योंकि मैंने मार्केट में देखा था, इसकी बहन बहुत खूबसूरत है। रितिका का जी चाह रहा था कि आसमान फट जाए और वह मर जाए, क्योंकि उसका ही पति उसकी इज्जत का सौदागर था। पति तो बीवी का रक्षक होता है, गंदी नज़र से अपनी बीवी को बचाकर रखना चाहता है। लेकिन यह कैसा पति था जो उसका ही सौदा कर रहा था? रितिका यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसके पति के सभी दोस्त अपने कपड़े उतारने लगते हैं और एक साथ उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वह लोग उसे जगह जगह पर हाथ लगाना शुरू करते हैं, तभी पुलिस की गाड़ी का हॉर्न बंगले के बाहर से बजने लगता है और यह आवाज सुनकर वहां पर मौजूद वह सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी कोई दरवाजे को तोड़ता है और कुछ लेडीज पुलिस अंदर आती हैं। जिसकी वजह से पुलिस आती है, वह इंसान जब अंदर आता है तो विजय की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रितिका की नज़र जब उस पर पड़ती है तो वह कोई और नहीं, उसकी बहन होती है।
उसे देखकर रितिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन आदमियों ने अपने कपड़े पहन लिए होते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर खड़ी पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। रितिका अभी भी बिना कपड़ों के बिस्तर पर पड़ी होती है और नशे की वजह से उसके शरीर में ताकत ही नहीं होती। रितिका की बहन उसे कपड़े पहनाती है। फिर लेडीज पुलिस की मदद से रितिका को बाहर लेकर आती है। रितिका की नज़र अपने पति विजय पर पड़ती है, जिसे पुलिस वाले पकड़े हुए खड़े थे। वह रितिका को देखकर गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, रितिका, मैं तो तुम्हारा पति हूँ। तुम मेरे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकती हो, वरना तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम मुझे बचा लो और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अब तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। पैसे कमाने के जुनून में मैं अंधा हो गया था, इसीलिए गलत रास्ते पर निकल गया था। पुलिस वालों ने रितिका के सिर पर पानी डाला और उसे पानी पिलाया। इसके बाद कुछ दवा खिलाई, जिससे उसका नशा थोड़ी देर में उतर गया। उसके बाद पुलिस रितिका को पुलिस स्टेशन लेकर गई और रितिका ने सभी आदमियों के खिलाफ और अपने पति के खिलाफ बयान दर्ज करवाए। रितिका ने विजय से कहा, आप तो पति कहलाने के लायक ही नहीं हैं और आपके साथ तो अब मैं एक पल भी नहीं रह सकती। आप जैसे दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलना बहुत जरूरी है। विजय ने पुलिस की पिटाई के बाद बताया कि उसने रितिका से शादी इसीलिए की थी, जिससे वह उसके जिस्म का व्यापार करके ढेर सारा पैसा कम समय में ही कमा सके। रितिका बहुत सुंदर थी, तभी उसने उसे अपने जाल में फंसाया। विजय और उसके दोस्तों को जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद रितिका अपनी बहन के साथ अपने मायके चली आई। घर जाकर रितिका ने अपनी बहन से पूछा, आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ पर हूँ? और फिर तुम वहाँ पर पुलिस को लेकर कैसे आ गई? रितिका की बहन ने बताया, उस दिन जब उस लड़के ने मार्केट में आपके साथ इतनी बुरी तरह की बातें की थीं, तो आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और जब आप घर आईं, तो मैंने आपसे पूछा भी कि वह यह सब बातें आखिर आपसे क्यों कह रहा था, तो आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। लेकिन मुझे उस वक्त शक हो गया था कि जरूर कुछ ना कुछ तो बड़ी गड़बड़ है, कि कहीं आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। मैं काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। तभी मुझे उस आदमी की वह बात याद आई, क्योंकि उसने उस दिन कहा था कि आप हर रविवार की रात उसके बंगले में जाती हैं। इसीलिए मैंने यह सब प्लान बनाया और फिर मैं रविवार की रात आपके घर के बाहर पहुंच गई और वहां टैक्सी में छुपकर बैठी रही। जब आधा घंटा इंतजार किया तो उसके बाद आप लोग अपने घर से बाहर निकले और मैंने आपका पीछा किया और पीछा करते करते मैं इस बंगले तक पहुंच गई। फिर मुझे यकीन हो गया कि वह आदमी उस दिन जो कुछ कह रहा था वह सच था। मैंने तुरंत ही पुलिस को फोन लगाया और बाहर खड़े होकर पुलिस का इंतजार करने लगी। और जैसे ही पुलिस आई, वैसे ही हम बंगले के अंदर घुसे और फिर सारा सच हमारे सामने आ गया। रितिका अपनी बहन के गले लगकर रोने लगी और उससे बोली, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। रितिका की बहन बोली, दीदी, आपने उस आदमी के सामने हार मान ली थी और आप कमजोर पड़ गई थी, इसीलिए वह आपका फायदा उठा रहा था। हमें कभी भी किसी के सामने हार नहीं माननी चाहिए, कमजोर नहीं पड़ना चाहिए और उसका डटकर विरोध करना चाहिए। अगर आपने यह सब पुलिस को पहले ही बता दिया होता तो आपको इतना सब कुछ इतने दिनों तक सहना नहीं पड़ता। रितिका बोली, मुझे कुछ भी ठीक से समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि विजय मेरे साथ ऐसा कुछ भी कर सकता है। वह तो उस दिन जब मैं पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई, तब मैंने सब कुछ देखा और उस दिन विजय का दरिंदगी वाला चेहरा मेरे सामने आया। रितिका की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रितिका की बहन ने उसके आंसू पोंछे और कहा, दीदी, इस सब में आपकी कोई भी गलती नहीं थी। जो हो गया उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाइए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए।
रितिका के बयान और पुलिस के मौकाए वारदात पर पहुंचने से जो भी पुलिस ने देखा था, सबकी वजह से विजय और उसके दोस्तों को 10 साल की सजा हो गई। उस सजा के दौरान ही रितिका ने तलाक के पेपर जेल में भिजवा दिए थे और उसका विजय से तलाक भी हो गया था। लेकिन उसकी अपने माँ बाप से एक शिकायत थी कि उसका रिश्ता तय करने से पहले उन्होंने यह तो देखा कि लड़का अकेला है, उस पर घर की जिम्मेदारियां नहीं होंगी, सास ससुर के ताने नहीं होंगे, लेकिन यह नहीं देखा कि वह करता क्या है। दोस्तों, जीवन साथी का चुनाव बेहद ही सोच समझकर करें। अगर अरेंज मैरिज है तो माँ बाप पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही अपने बच्चों की शादी करें। और अगर लव मैरिज है और वह इंसान कुछ दिन पहले ही आपसे मिला है तो एकदम से किसी पर विश्वास न करें। पहले अपने साथी को जानें समझें और फिर रिश्ते में आगे बढ़े, क्योंकि इस दुनिया में अच्छे लोगों की संख्या अब कम ही है और विजय जैसे दरिंदे जगह जगह बैठे हुए हैं। शादी में किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी न करें, क्योंकि जल्दबाजी की वजह से कई जिंदगियां खराब भी हो सकती हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियां सुनाती रहूं। थैंक यू।